मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैलेब हकलाया। उसकी एक्टिंग एकदम परफेक्ट थी। क्या तुम्हारी वेडिंग नाइट पर कुछ हुआ? अगर तुम लिलिथ की क्रूरता नहीं झेल पा रहे हो तो मैं खुद आस्टर्स के पास चला जाऊंगा। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा। तुम मुझे दोष दे सकते हो, लेकिन प्लीज मम्मी पापा और हमारी बहनों को दोष मत दो। वे बस मेरी सेहत को लेकर चिंतित थे। उसने एक कमजोर कदम आगे बढ़ाया, जैक्स का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैक्स ने उसे मौका नहीं दिया। उसने अपने भाई का हाथ झटक दिया। चटाक, चेहरे पर एक करारा और साफ थप्पड़। सब सन्न रह गए। जैक्स ने पूरे परिवार के सामने कैलेब को हाथ लगाने की हिम्मत की थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जैक्स ने उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जानबूझकर रुक गया। कैलेब फुर्ती से पीछे हट गया, दूसरे वार से बचते हुए। टस्क, तुम तो मौत के दरवाजे पर थे और मुझे खून देने के लिए अस्पताल बुलाने की भीख मांग रहे थे। मुझे तो तुम काफी फुर्तीले लग रहे हो। कैलेब का चेहरा सफेद पड़ गया। अपमान की लाली उसके गालों पर छा गई। मॉर्गन, जो सबसे बड़ी थी, आखिरकार बोल पाई। जैक्सन, इस सब का क्या मतलब है? तुमने अपने भाई पर हाथ क्यों उठाया? जैक्स बस हंसा, एक टूटी हुई और कड़वी हंसी। वो मेरा भाई नहीं है और तुम मेरी बहन नहीं हो। अब और नहीं। मैं तुम सबके साथ सारे रिश्ते तोड़ने आया हूं। ये रहा सेवरेंस एग्रीमेंट। सेवरेंस एग्रीमेंट, इस पर साइन करो। मुझे मेरे पर्सनल दस्तावेज दो और मैं यहां से निकल जाऊंगा। मुझे इस परिवार से अब कोई मतलब नहीं है। जैक्स का ये ऐलान इस बात का सबूत था कि वो अपना आपा खो चुका है। आखिरकार आज तक कोई भी इंसान लिलिथ आस्टर के चंगुल से सही सलामत और होशोहवास में वापस नहीं आया था। शायद वे दरियादिली दिखाते हुए उसके इस ब्रेकडाउन को नजरअंदाज कर सकते थे। मॉर्गन आगे बढ़ी। उसकी भौहें नापसंदगी में सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आवाज में वही हमेशा वाला अधिकार था। जैक्सन, मैं समझती हूं कि तुम परेशान हो। उस एस्टर मॉन्स्टर की गुलामी करना और उसका कैदी बनकर रहना वाकई दर्दनाक रहा होगा। मुझे यकीन है कि तुम हमसे रिश्ते सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते हो ताकि उसे हम पर हमला करने का मौका ना मिले, लेकिन कैलेब को मारने का ये कोई कारण नहीं है। हम तुम्हें तुम्हारे रिकॉर्ड्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें किंगस्टन टेक कॉम्पिटिशन का अवार्ड और इनामी राशि कैलेब को लौटानी होगी। साथ ही तुम उसे 90 डिग्री झुककर माफी मांगोगे, फिर अस्पताल जाकर एक रात उसे अपना खून दोगे, वरना हमें पारिवारिक अनुशासन का सहारा लेना पड़ेगा। पियर्स घर में मॉर्गन की बात पत्थर की लकीर थी। वो फाइनेंस की दुनिया की एक ताकतवर हस्ती थी और उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी। वो जैक्सन को सम्मान बचाने का एक मौका दे रही थी। वो बेवकूफ ही होगा जो इसे नहीं ठुकराएगा। जैक्स लगभग ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैडम, आप मेंटल जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीत सकती हैं। क्या मजाक कर रही हैं? मैंने उस प्रोजेक्ट पर आधा महीना अपनी जान लगाई है। कैलेब की हिम्मत कैसे हुई इसे अपना समझने की? और एक और बात, लिली कोई मॉन्स्टर नहीं है। वह मेरी पत्नी है। अगर आप में से किसी ने भी उसके बारे में एक और अपशब्द कहा तो जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। उसका चेहरा सख्त हो गया। पियर्सेस का सामना करते हुए वो नफरत की लहर से भर गया था, लेकिन वो जानता था कि उसे समझदारी से काम लेना होगा। असली टॉर्चर शारीरिक नहीं होता, वो होता है उनकी हर प्यारी चीज छीन लेना, उनके विश्वासों को नष्ट करना और उनकी रूह को कुचल देना। ये वो बदला था जिसे वो खुद अंजाम देगा। जैक्सन, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। इतने एहसान फरामोश मत बनो, स्कारलेट ने झिड़कते हुए कहा। उसे लगा कि वो पूरी तरह पागल हो गया है। पुराना जैक्स तो घर में कदम रखते ही उनकी चापलूसी करने लगता था। उसने कभी पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी। माहौल एकदम बर्फीला हो गया। कैलेब, जिसे अभी भी जैक्स के खून की जरूरत थी, बीच बचाव करने के लिए आगे आया। भाई, कोई बात नहीं, तुम वो प्रोजेक्ट रख सकते हो। तुमने मेरे लिए एस्टर परिवार में शादी करके बहुत दुख झेला है। मुझे एक अवार्ड के लिए तुमसे नहीं लड़ना चाहिए। मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी ये आंसुओं भरी दरियादिली ने बाकी सबको और भी नाराज कर दिया। कैलेब महान बन रहा था, हर मोड़ पर झुक रहा था, जबकि उसका बड़ा भाई जैक्स तुच्छ और आक्रामक हो रहा था। यह साफ था कि किसका चरित्र बेहतर है। शादी में उसकी जगह लेना एक बात है, अवार्ड चुराना दूसरी। उनके पिता की आवाज सीढ़ियों के ऊपर से गूंजी। तुम दोनों को मिला नहीं सकते। जैक्सन, तुम इस व्यवस्था के लिए सहमत हुए थे। कैलेब इतना बीमार था कि वो चर्चा का हिस्सा भी नहीं बन सका, और अब तुम उसे ही दोष दे रहे हो, मुआवजे के तौर पर उसका अवार्ड और पैसा चुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था जो फटने को तैयार था। उसे जैक्स को सजा देनी ही होगी। उसे पहले भी अनुशासित किया गया था, थोड़ी और सजा उसके लिए अच्छी रहेगी। घर के मुखिया को आया देख जैक्स ने तिरस्कार से कहा, बेशर्मी की बात करें तो अगर मैं आपको सड़क पर देखता तो मुझे झुककर आपको मालिक कहना पड़ता। देखो बूढ़े आदमी, ड्रामा बंद करो। मेरे पास समय कम है। मुझे वापस जाकर अपनी पत्नी के लिए सूप बनाना है। आप मुझे देर कराने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, है ना? उसने सेवरेंस एग्रीमेंट अपने पिता के चेहरे की ओर उछाल दिया। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। उसका पिता ऊपर से उसे देख रहा था। उसके मन में भी यही था कि जैक से अभी नाता तोड़ना ही सबसे अच्छा है। वो लड़का, एक मनहूस। अब वो उस एस्टर पागल के चंगुल में फंस गया था। शायद उन दोनों की बदकिस्मती ने एक दूसरे को काट दिया, इसीलिए जैक्स अब तक जिंदा बच पाया। लेकिन वो इस बदकिस्मती को पियर्स परिवार में वापस फैलने नहीं दे सकता था। जब जैक्स 4 साल पहले उनके पास आया था
तो उसके दत्तक माता पिता गायब हो गए थे और उसके पास अपने जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसके पिता ने सोचा था कि जैक्स को आधिकारिक तौर पर पारिवारिक रिकॉर्ड में शामिल करना अपशकुन होगा, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब इस बात ने उसे काउंटी क्लर्क के चक्कर काटने से बचा लिया। जैक्स, मैं एक तर्कसंगत व्यक्ति हूँ, उसके पिता ने कहा। तुम अपने दस्तावेज ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें वो सब वापस करना होगा जो कालेब का है। मैंने क्लो से सुना है कि प्रतियोगिता के $2000 पहले ही तुम्हारे खाते में जमा हो चुके हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे भाई की है, तुम्हें इसे लौटाना होगा। जैक्स को पुष्टि मिल गई। उसे हमेशा से संदेह था कि उसके रिकॉर्ड कभी पियर्स परिवार के साथ नहीं जोड़े गए। अब वो जानता था कि ये उसके भले के लिए ही हुआ। वो उनमें से किसी के साथ एक कागज का टुकड़ा भी साझा नहीं करना चाहता था। हालांकि मॉर्गन ने अपने पिता को अविश्वास से देखा। डैड, जैक्स के रिकॉर्ड कभी कानूनी रूप से ट्रांसफर नहीं हुए? 4 साल हो गए। उसके दत्तक माता पिता ने इसे क्यों रोका? क्या कोई और कारण था? जैक्स को नापसंद करने के बावजूद उसने उसे अपना भाई मान लिया था। ये उसे धोखे जैसा लगा। इसका मतलब था कि उसके पिता ने उसे कभी अपना बेटा माना ही नहीं था। वो एक मनहूस है। उसके अपने दत्तक माता पिता भी उसके कारण तब तक शापित रहे जब तक उन्होंने उसे छोड़ नहीं दिया। उसके पिता ने जैक्स के सामने अक्सर पहने रहने वाले दयालुता के नकाब को उतारते हुए लापरवाही से कहा, हम उसे छत और खाना देकर ही बहुत उदार बन रहे थे। मॉर्गन के होंठ खुले के खुले रह गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने अपने संदेहों को दबा लिया। भले ही जैक्स को अब बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन इसके लिए वो खुद जिम्मेदार था। उसने 1 दशक से ज्यादा समय गटर में बिताया था और झूठ बोलना व चोरी करना सीख लिया था। उसे सबक सिखाया जाना जरूरी था। जैक्स चुपचाप खड़ा रहा। हालांकि उसके दत्तक माता पिता के जिक्र ने उसके भीतर गुस्से की एक लहर पैदा कर दी। वे उसे कभी नहीं छोड़ते। उन्हें पता चला था कि वो न्यूयॉर्क के एक अमीर परिवार का खोया हुआ बेटा है और वे नहीं चाहते थे कि गरीबी उसके विकास में बाधा बने, इसलिए वे जानबूझकर गायब हो गए ताकि वो उन्हें ढूंढ न सके। उसकी 2 बड़ी और एक छोटी दत्तक बहनें भी गायब हो गई थीं। पुनर्जन्म लेकर वो उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। प्यार का बंधन खून के बंधन से कहीं ज्यादा मजबूत था। उस परिवार ने उसे अपने बेटे की तरह माना था। वो उन्हें ढूंढेगा, उनकी देखभाल करेगा और अपनी बहनों के साथ फिर से रहेगा। मैंने वे $2000 पहले ही खर्च कर दिए हैं, उसने सपाट आवाज में कहा। ये मेरी मेहनत की कमाई थी। इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का इस्तेमाल मुझे ये कबूल करवाने के लिए मत करो कि मैंने कालेब का अवार्ड चुराया है। तुम लोगों ने ये चाल बहुत बार चली है, मेरी बहुत सारी उपलब्धियां चुराई हैं। मैं अब ये खेल नहीं खेलूंगा। अगर वो मुझे मेरे दस्तावेज नहीं देगा तो फिर मेरे साथ भी तर्कसंगत होने की उम्मीद मत रखना। मैको, राइनो, अंदर आओ। जैक्स जानता था कि लिलिथ उसे इतनी आज़ादी से घूमने नहीं देगी। उसके बॉडीगार्ड उस पर नजर रख रहे होंगे। मैको और राइनो सबसे बेहतरीन थे, लिलिथ के निजी गुर्गे। मैको और राइनो बाहर छिपे हुए दोनों व्यक्ति उलझन में थे। वे ग्लोबल सिक्योरिटी के शीर्ष स्तर के एसेट्स थे। उसने उन्हें कैसे ढूंढ लिया? मिस एस्टर ने उन्हें उसकी निगरानी करने का आदेश दिया था, उसका निजी गुंडा बनने का नहीं। उसके लिए अलग से कीमत चुकानी पड़ती। उन्होंने अपनी जगह पर ही रहने का फैसला किया। जैक्स जानता था कि वो उन्हें सीधे आदेश नहीं दे सकता। उसने सुस्ती से अंगड़ाई ली। यार, मिस एस्टर का ख्याल रखना बहुत थका देने वाला काम है। मेरी पीठ जवाब दे रही है। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। अगर कुछ लोग सहयोग नहीं करेंगे तो शायद मुझे आज रात थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ेगा। थोड़ी पिलो टॉक, बिस्तर पर बातचीत आजमाऊंगा। मैको और राइनो ने एक दूसरे को देखा। ये कमीना इंसान ईमानदारी से नहीं खेल रहा था। वे दोनों विशालकाय आकृतियां अचानक लिविंग रूम में प्रकट हुईं। उनके कस्टमाइज्ड ब्लैक सूट से खतरा साफ झलक रहा था। सर, आपके आदेश? जैक्स मुस्कुराया। इस जगह को तहस नहस कर दो, कुछ भी खड़ा न रहे। जैक्स के आदेश पर मैको और राइनो ने एक नजर मिलाई। फिर मैको ने पास के एक फूलदान को उठाया और उसे फर्श पर दे मारा। चटाक। वो आवाज पियर्स परिवार के साथ जैक्स के अंतिम अलगाव का पहला सुर थी। जैक्सन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। उसके पिता दहाड़े। रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर में जैक्स के आदमियों को तबाही मचाने देना उनके अधिकार पर सीधा हमला था। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बूढ़े थे। मैको ने उन्हें लापरवाही से एक तरफ धकेल दिया और वे लड़खड़ाकर पीछे गिर गए। जब तक मैं नीचे वापस आऊं तब तक कागजों पर साइन हो जाने चाहिए, जैक्स ने सीढ़ियों से आवाज दी, वरना दूसरी मंजिल का भी यही हाल होगा। वो ऊपर गया, अपनी बहनों के कमरों के शानदार दरवाजों के पास से गुजरते हुए एक अस्त व्यस्त अटारी के प्रवेश द्वार पर रुका। ये उसका कमरा था। ये जर्जर था, जिसमें कोई ढंग का बिस्तर नहीं था, बस फर्श पर एक फेंका हुआ गद्दा था। पियर्स परिवार गरीब नहीं था, लेकिन वे हमेशा उसके साथ कंजूस रहे थे, ये बहाना बनाकर कि लड़कों को सख्त तरीके से पाला जाना चाहिए। उसने इसे स्वीकार कर लिया था, उन्हें खुश करने की कोशिश में। वो छोटा सा कमरा उन चीजों से भरा था जो उसने अपनी बहनों के लिए बनाई थीं। मॉर्गन के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मैडिसन के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां, रेस कारों के ब्लूप्रिंट्स, स्कारलेट के लिए स्क्रिप्ट्स, एडवांस्ड प्लास्टिक सर्जरी की किताबें, यहां तक कि अपनी माँ के लिए घर की बनी ब्यूटी क्रीम के जार। ये कमरा उनके लिए उसके एक तरफा प्यार का पूरा संसार समेटे हुए था। चूंकि वे इसे नहीं चाहते थे, इसलिए वो सब वापस ले लेगा। उसने सब कुछ एक बड़े सूटकेस में भरा और उसे नीचे खींच लाया।
भाई, क्या तुम सच में घर छोड़ रहे हो? कालेब ने उसकी ओर दौड़ते हुए विनती की। जल्दबाजी मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मुझे जाना चाहिए। मैं एस्टर्स के पास चला जाऊंगा। तुम वापस आ जाओ। चटाक। जैक्स ने उसे फिर से जोरदार और साफ थप्पड़ मारा। कालेब, लिली अब मेरी पत्नी है। ये झूठा शरीफ बनने का नाटक बंद करो। उसने अपने भाई को कॉलर से पकड़ा और अपने पिता की ओर देखा। तो क्या कागजों पर साइन हो गए? अगर नहीं तो मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे कीमती बेटे के साथ इतना नरम रहूंगा। स्कारलेट उसे अविश्वास से देख रही थी, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। निराशा ने उसकी आवाज को सख्त कर दिया। जैक्सन, तुम क्रूर हो रहे हो। उन 4 सालों में जब से तुम घर आए हो, तुम्हें वो सब मिला है जो कालेब के पास है, और फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। 3 साल पहले सेट पर हुए एक एक्सीडेंट ने उसके चेहरे पर घाव छोड़ दिए थे, जिसने उसके एक्टिंग करियर को बर्बाद कर दिया था। उसे कैमरे के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो एक राइटर और डायरेक्टर बन गई। उस अनुभव ने उसे कड़वा और एकांत प्रिय बना दिया था। वो कालेब के अलावा सब पर चिल्लाती थी। उसका चेहरा, जिसे टॉप सर्जन्स ने भी छोड़ दिया था, हाल ही में चमत्कारी सुधार दिखाने लगा था। ये सब कालेब की वजह से था, जो उसके सोते समय गुप्त रूप से उसके द्वारा विकसित एक नया स्कार क्रीम लगा रहा था। उसने कालेब के कमरे में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पर मेडिकल टेक्स्ट बुक्स भी देखी थीं, जिनमें 70% सफलता दर की गणना करने वाले नोट्स थे। कालेब ही उसका चेहरा और उसकी जिंदगी वापस पाने की एकमात्र उम्मीद थी। तो क्या हुआ अगर मैं क्रूर हूं? जैक्स ने पलटकर कहा। स्कारलेट, अगर तुम बोलती रही तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसका, कालेब का चेहरा भी तुम्हारे चेहरे की तरह ही बदसूरत हो जाए। पूरे कमरे में सबकी सांसें थम गईं। किसी ने कभी जिक्र नहीं किया स्कारलेट के चेहरे का। यह उनके परिवार का सबसे बड़ा वर्जित, टैबू विषय था। जैक्स ने आज सारी हदें पार कर दी थीं। कमीने इंसान! स्कारलेट चिल्लाई और टूटे हुए फूलदान का एक टुकड़ा उठाकर उस पर झपटी। जैक्स टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने बस कालेब को उसके रास्ते में धकेल दिया। वे दोनों एक ढेर की तरह नीचे गिर पड़े, और कांच का टुकड़ा कालेब की गर्दन के पास से बाल बाल बच गया। पूरा परिवार चीखते हुए आगे बढ़ा। उसके पिता ने गुस्से में पागल होकर आखिरकार कागजों पर साइन किए और उन्हें जैक्स के निजी दस्तावेजों के साथ उसकी ओर फेंक दिया। बागी लड़के, यहां से दफा हो जाओ, और जब लिलिथ एस्टर तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके तो रेंगते हुए हमारे पास वापस मत आना। जैक्स ने दस्तावेज लपक लिए। उसके होठों पर आखिरकार एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। चिंता मत करो। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं चोरों की इस मान में वापस नहीं आऊंगा। वह बाहर निकल गया और दरवाजे पर मुड़कर एक आखिरी बार उन्हें बीच की उंगली, मिडल फिंगर दिखाई। गुस्से में आग बबूला होकर उसके पिता ने मेज पर लात मारी। वो कमीना! उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं अभी मरा नहीं हूं। तबाही का मंजर देखते हुए उनकी आंखें ठंडी थीं। वो जैक्स को इस अपमान की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। एस्टर्स के बिना वो कुछ भी नहीं है। मॉर्गन, उन्होंने आदेश दिया। मुझे याद है जैक्स किंगस्टन में फाइनेंस मेजर है। उसे अपने दूसरे साल के लिए इंटर्नशिप की जरूरत होगी। इंडस्ट्री में खबर फैला दो। कोई भी उसे काम नहीं देगा। एस्टर परिवार के वित्तीय उपक्रमों को लिलिथ का एकांत प्रिय और विकलांग बड़ा भाई नियंत्रित करता था, वो खुद नहीं। वे देखना चाहते थे कि जैक्स लिलिथ के सीधे समर्थन के बिना असली दुनिया में कैसे टिकता है। वे उसे सबक सिखाएंगे, उसे घर आने और माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। जी पिताजी, मॉर्गन मान गई। उसकी आंखें उसी दरवाजे पर टिकी थीं जहां से जैक्स गायब हुआ था। वो वाकई गटर की पैदावार था, असभ्य और बदतमीज। उसे अनुशासित करने की जरूरत थी, और अगर वे ऐसा नहीं कर सके तो समाज करेगा। स्कारलेट ने कालेब को गोद में लिया। उसकी आंखों में गुस्से और चिंता का मिश्रण था। वो पागल हो गया है। वो वापस ना आए तो ही अच्छा है। अगर आया तो उसे 5 दिन और रात बाहर घुटनों के बल बैठना होगा और पारिवारिक अनुशासन की छड़ी से मार खानी होगी। सियरा, जो सबसे छोटी थी, ने जैक्स को जाते देख अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस की। चोर, उसने सोचा, पर हमने उससे कभी कुछ नहीं चुराया। वही हमेशा कालेब और हमारे माता पिता से चोरी करता था। वही गंदा था जिसकी परवरिश गरीबी में हुई थी। स्कारलेट, उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इस बार वापस आ रहा है। उसने अपने कमरे से सब कुछ ले लिया है। कालेब ने अपना पीला चेहरा झुकाकर होंठ चबाए। बहनों, ये सब मेरी गलती है। मैंने उसे इतना नाराज कर दिया कि उसने घर छोड़ दिया। जब मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा तो उसे ढूंढकर उससे माफी मांगूंगा और उसे वापस ले आऊंगा। कालेब को घायल देखकर और फिर भी परिवार को साथ रखने की उसकी कोशिशों को देखकर स्कारलेट का दिल उसके लिए और भी दुखने लगा, और जैक्स के प्रति उसका गुस्सा और गहरा हो गया। देखते हैं, जब लिलिथ उससे ऊब जाएगी तब उसकी ये अकड़ कहाँ जाती है। तब वो रोता हुआ हमारे पास वापस आएगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कालेब। वो थोड़ा मनहूस जरूर है, पर सख्त है। थोड़ी तंगी उसे सुधार देगी। तुम बस आराम करो और हमें अपना ख्याल रखने दो। वैसे भी न्यूयॉर्क में लिलिथ के छोड़ने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो हमेशा के लिए घर से दूर नहीं रह सकता था। उधर एस्टर स्टडी में लिलिथ अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे झुककर बैठी थी। उसके लंबे गहरे लाल बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। उसके सामने स्क्रीन पर अधिकारियों की भीड़ अपना क्रॉस कॉन्टिनेंटल प्रगति रिपोर्ट दे रहे थे। मिस एस्टर, मध्य पूर्व मिडल ईस्ट की जमीन का सौदा पक्का हो गया है।
अंडरसी क्रूज शिप होटल का प्रस्ताव तैयार है और आपकी समीक्षा के लिए पेश है। नेथन उसके पीछे खड़ा था। वो देख रहा था कि उसकी बॉस, जो आमतौर पर मीटिंग्स के दौरान लेजर जैसी एकाग्रता रखती थी, पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर अपनी उंगली की उस नन्ही सी हीरे की अंगूठी को निहार रही थी। वो पिछले आधे घंटे से उसे देख रही थी। स्क्रीन पर मौजूद अधिकारी कांप रहे थे। वे सावधानी से अपनी रिपोर्ट जारी रख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत उसे टोकने की नहीं हुई। उनकी पीठ पसीने से भीग गई थी। हे भगवान, ये राक्षसी मुस्कुरा रही है। अब कौन सी कॉरपोरेशन को जबरन हड़पा जाने वाला है? कौन सी मैनेजमेंट टीम को निकाला जाएगा? उसकी एक मुस्कान का मतलब अक्सर ये होता था कि अब आसमान टूटने वाला है। प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, लिलिथ ने आखिरकार कहा। उसकी आंखों में अभी भी एक नरम मुस्कान की धुंध थी। सबकी सैलरी बढ़ा दो। साल के अंत में सभी को $1 मिलियन का बोनस। स्क्रीन पर अधिकारियों की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मिस एस्टर एक ठंडी, बेरहम शार्क के रूप में जानी जाती थी। ये सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा था। क्या उन्हें कत्ल से पहले मोटा किया जा रहा था? क्या वो अपने नए मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स के लिए उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करने वाली थी? शुक्रिया मिस एस्टर, वे हकलाए। मेरा आप सभी से एक सवाल है, लिलिथ ने कहा। उसके होंठ फिर से मुड़े और उसकी आंखों में एक ऐसी मिठास थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये अंगूठी, क्या ये सुंदर नहीं है? अधिकारियों ने स्क्रीन की ओर आंखें सिकोड़कर देखा। वे अंगूठी में कुछ खास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो साधारण थी, 1 कैरेट की भी नहीं थी, कोई डिजाइनर पीस नहीं था। ऐसी अंगूठी जो बाजार में लाखों की तादाद में मिल सकती थी। लेकिन उन सब ने जोर शोर से सिर हिलाया। बेहद खूबसूरत मिस एस्टर, एक अधिकारी उत्साह में बोला। चूंकि आपको ये इतनी पसंद है मिस एस्टर, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट का विचार है। मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा बोला, क्यों न हम इस पर आधारित एक थीम पार्क बनाएं? थीम होगी प्यार की खूबसूरती और ये अंगूठी उसका मुख्य केंद्र होगी। क्या आप निवेश करने में रुचि रखेंगी? अगर उसने इसे पहना था तो ये जरूर खास होगी। तर्क एकदम सटीक था। निवेश। लिलिथ ने अंगूठी को सहलाया। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले, मेरे जैक्स ने मुझे मेरा पहला तोहफा दिया है और ये एक अंगूठी है। नेथन ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था, एक अपनी उम्र की लड़की वाली असली मासूमियत और खुशी से भरी हुई। लेकिन खूबसूरत पल हमेशा क्षणभंगुर होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैक्स को गए हुए काफी समय हो गया था। अगर वो जल्दी वापस नहीं आया तो लिलिथ का सब्र जवाब दे जाएगा। मिस एस्टर, अगर मैं इतनी गुस्ताखी कर सकूं, एक अधिकारी ने अपनी बातों की चतुराई पर गर्व करते हुए पूछा, क्या ये अंगूठी किसी जेंटलमैन की तरफ से तोहफा है? सवाल हवा में तैरने लगा। लिलिथ के हाव भाव तुरंत बर्फीले हो गए। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उनमें एक अधिकारपूर्ण, उन्मत्त और जुनूनी आग सुलग रही थी। जैक्सन अभी तक घर नहीं आया। कितना आज्ञाकारी नहीं है वो। क्या मुझे उसके हाथ पैर काट देने चाहिए, उसे अपनी एक निजी गुड़िया बना देना चाहिए और हमेशा के लिए अपनी बगल में जंजीर से बांध देना चाहिए? तब वो बात मानेगा, है ना? अपना सूटकेस ठिकाने लगाने के बाद जैक्स ने किंगस्टन यूनिवर्सिटी की ओर गाड़ी दौड़ाई, जबकि मैको और राइनो उसके पीछे थे। उसका फोन बजा। उसने जाना पहचाना नाम देखा और फोन उठाया। जैक्स, मेरे भाई, अगर तुम थोड़ी देर और ऑफलाइन रहते तो मुझे लगता कि क्लोई वैंस ने तुम्हें मैक्सिको के किसी किडनी फार्म में बेच दिया है। डैडी बोलो और मैं तुम्हें कैंपस की ताज़ा गॉसिप सुनाऊंगा। वैसे प्रोफेसर हेस की रिसर्च प्रोजेक्ट को बर्बाद करने वाली तुम्हारी कहानी पब्लिक हो गई है। स्कूल बोर्ड तुम्हें निकालने, एक्सपेल करने की बात कर रहा है। कोई प्लान है? और खबरदार, जो अपनी बहन सियरा का गुनाह फिर से अपने सिर लिया। तुमने स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट बनने के लिए दिन रात एक कर दिया था। अगर उसके चक्कर में तुम्हारे रिकॉर्ड पर एक और दाग लगा तो समझो पियर्स परिवार ने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसके सबसे अच्छे दोस्त सैम कोल की बुलंद आवाज ने जैक्स को यादों से बाहर निकाला। सैम वो भाई था जिसके साथ वो उस गटर, जैसा कि पियर्स उसे कहते थे, में पला बढ़ा था। वे पड़ोसी थे और लगभग साथ ही बड़े हुए थे। सैम होशियार था और जब वो किंगस्टन आया तो वे फिर से जुड़ गए। सैम की गर्लफ्रेंड किरा भी उनके साथ ही पली बढ़ी थी। वे गरीब थे, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत था और भविष्य उज्ज्वल। लेकिन जैक्स को कड़वा सच पता था। उसकी पिछली टाइमलाइन में किरा क्लो के करीब आ गई थी। व्याट नाम का एक अमीर, जो क्लो के आगे पीछे घूमने वालों में से एक था, उसकी नज़र किरा पर थी। उसने उसे तोहफों से लाद दिया, उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, जिसके कारण किरा ने सरेआम दुखद आत्महत्या कर ली थी। सैम ने वकीलों पर अपनी आखिरी पाई तक खर्च कर दी, लेकिन एक गरीब बच्चे की आवाज़ बहुत छोटी थी। उस समय जैक्स खुद लिलिथ का कैदी था और सैम की हताश कॉल्स का जवाब देने में असमर्थ था। उसे तब पता चला जब उसने न्यूज़ रिपोर्ट में देखा कि सैम ने किरा की मौत की ओर ध्यान खींचने के लिए अपनी जान दे दी। वह खबर थोड़े समय के लिए चर्चा में रही और फिर गायब हो गई। अपने दोस्त के उस भयानक अंजाम की याद ने जैक्स को इसे बदलने के लिए दृढ़ कर दिया। इस बार वो सैम की रक्षा करेगा और वो लिलिथ को दोष नहीं देगा। वो बस एक टूटी हुई लड़की थी जो उसके प्यार के लिए तड़प रही थी। अगर वो उसके साथ रहता तो वो उसे संभाल सकता था। वो इस बार नहीं भागेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। मैं सुन रहा हूं भाई, और चिंता मत करो, जैक्स ने कहा। मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया। सियरा ने खुद रायता फैलाया है और वो इसे खुद ही साफ करेगी। हे भगवान, क्या ये वाकई आप ही हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? सैम चिल्लाया। क्या आखिरकार तुम्हें अक्ल आ गई? जब से तुम यहां आए हो, सियरा की गंदगी तुम ही साफ कर रहे हो।
क्या तुम वाकई इस बार उसे बीच मंझधार में छोड़ने वाले हो? मुझे अक्ल आ गई है, जैक्स ने पुष्टि की। वैसे क्या तुम्हें जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका पता है? कोई बड़ा कंपटीशन आ रहा है क्या? सैम एक जुगाड़ू लड़का था जो पार्ट टाइम नौकरियों और कंपटीशन की इनामी राशि पर गुजारा करता था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दौर अभी शुरू ही हो रहा था, अंदर घुसने का ये सही समय था। लेकिन जैक्स जानता था कि असली और लंबी अवधि का पैसा टेक और एआई में है। किंगस्टन प्रतिभाशाली दिमागों से भरा था। अगर वे एआई डेवलपमेंट में बढ़त बना लेते तो वे लहर पर सवार हो सकते थे। लेकिन फिलहाल वो कंगाल था। सबसे पहले उसे स्कूल बोर्ड से निपटना था। बिल्कुल, लेकिन क्या तुमने अभी किंगस्टन टेक इनोवेशन ग्रैंड प्राइज नहीं जीता? वो $2000 हैं भाई। मेरे लिए तो साल भर जीने के लिए काफी हैं। क्या तुमने वो सब क्लो वेंस के लिए किसी और डिजाइनर बैग पर उड़ा दिए? सैम की आवाज में झुंझलाहट थी। दोस्त, जाग जाओ, तुम उसकी दुनिया के इकलौते बेवकूफ नहीं हो। मैंने कल उसे किसी अमीर शहजादे के साथ देखा था। वो बहुत मासूम बनने का नाटक कर रही थी। क्लो का जिक्र होते ही जैक्स की आंखें पथरा गईं। वो उसका असली चेहरा किसी और से बेहतर जानता था। जब वो मर रहा था तो उसने घमंड से बताया था कि कैसे उसने ही व्याट को किरा के साथ सोने के लिए उकसाया था, और फिर वे आपत्तिजनक तस्वीरें लीक कर दीं जिन्होंने किरा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि किरा उसके जितनी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके ग्रेड बेहतर थे, जिससे उसकी कैंपस क्वीन की पदवी को खतरा था। उस राक्षस ने न केवल जैक्स की जिंदगी तबाह की थी, बल्कि उसके भाई की भी। ऐसा है क्या? जैक्स ने अपने दांत पीसे। उसके अंदर एक गहरा गुस्सा उमड़ रहा था। क्लो वेंस अभी कहाँ है? मैको और राइनो के कानों में लगे लिसनिंग डिवाइसेस ने उसका स्वर पकड़ लिया। उनकी पीठ सख्त हो गई। ओहो, ये बुरा होने वाला है। जैक्स भाई, तुम क्लो के सामने कहीं नहीं टिकते। बस इसे छोड़ दो। बाहर बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई एक चुनो और मैं तुम्हारा विंगमैन बनूंगा, सैम ने विनती की। उसने क्लो के नाटक को बहुत पहले ही समझ लिया था, लेकिन जैक्स ने हमेशा उसे एक देवी, एक आदर्श और अछूती परी की तरह माना था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। बदले में क्लो उसे एक चलता फिरता एटीएम और पर्सनल ब्लड बैंक समझती थी। मुझे दूसरी औरतों की जरूरत नहीं है, मैं शादीशुदा हूं, जैक्स ने ठंडी आवाज में कहा। रही बात उस क्लो की, तो उसका नाम लेने से भी मुझे घिन आती है। मैं बस उसे नर्क भेजना चाहता हूं। सैम सन्न रह गया। यह जैक्स की आवाज नहीं हो सकती थी। क्लो उसकी जिंदगी का प्यार थी। आमतौर पर अगर सैम उसके बारे में एक भी गलत शब्द कहता तो वे हाथापाई पर उतारू हो जाते थे। और अब जैक्स उसे एक कह रहा था। क्या किसी ने उसे बदल दिया था? एक पल बाद राहत की भावना ने जगह ले ली और जैक्स की बात का पहला हिस्सा दिमाग में पहुंचा। क्या तुम शादीशुदा हो? वो चिल्लाया। किससे? क्या पियर्स ने फिर से तुम्हें किसी चीज के बदले बेच दिया? सैम जैक्स के अपने परिवार से मिलने के बारे में जानता था, लेकिन जैक्स ने लिलिथ की कैद की बारीकियों को गुप्त रखा था, कुछ हद तक सैम की रक्षा के लिए और कुछ हद तक शर्म के कारण। नहीं, इस बार ये मेरी पसंद थी, जैक्स ने कहा। मेरी पत्नी खूबसूरत है, उस नागिन क्लो से कहीं ज्यादा खूबसूरत, और वो बुनियादी तौर पर न्यूयॉर्क शहर की सबसे अमीर महिला है। सैम को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्लो एक नागिन थी, हाँ, लेकिन वो किंगस्टन की आधिकारिक कैंपस क्वीन भी थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसके चाहने वालों की फौज थी। सैम को लगा कि जैक्स को इतनी चोट पहुंची है कि उसने एक काल्पनिक पत्नी बना ली है। सैम ने अपने दोस्त की इस स्पष्ट मानसिक हालत पर दया महसूस करते हुए आह भरी। ठीक है दोस्त, जरूर। मैं जानता हूं तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो। वैसे तुम कहाँ रहे हो? तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है जैसे तुम अपना आपा खो चुके हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना होगा। जैक्स जानता था कि वो फोन पर सब कुछ नहीं समझा सकता। उसने बस सैम को किरा को क्लो से दूर रखने की चेतावनी दी। जब वो बात कर रहा था तभी उसने सैम का नाम पुकारती एक जानी पहचानी आवाज सुनी। सैम ने दबी जुबान में गाली दी। क्लो सीधे उसकी ओर आ रही थी। सैम, तुम वहां किससे फुसफुसा रहे हो? सावधान रहो, वरना मैं किरा को बता दूंगी कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। कैंपस क्वीन होने के नाते क्लो सैम और जैक्स जैसे लड़कों को हिकारत से देखती थी, लेकिन जैक्स कई दिनों से संपर्क से बाहर था। उसकी नज़र $2300 के लुई विटॉम बैग पर थी। एस्टर्स के साथ उसका कनेक्शन बहुत दूर का था और उसके अपने परिवार की दौलत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो अपनी हाई एंड लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए जैक्स की पार्ट टाइम नौकरियों और इनामी राशि पर निर्भर थी, और जाहिर है कालेब के समर्थन पर भी। वैसे तुम जैक्स के करीब हो, क्या तुम्हारी उससे बात हुई है? अगर हो तो उससे कहना कि बैग के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। मैंने LV स्टोर में पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। उन्होंने कहा है कि उस बैग की बहुत डिमांड है। उसने अपने हक जताने वाले लहजे को छिपाने की कोशिश तक नहीं की। सैम के सामने वो अपनी हनक दिखाने से पीछे नहीं हटी। किंगस्टन में ये अफवाह थी कि जैक्स क्लो के पीछे पागलों की तरह पड़ा है और उसका वफादार कुत्ता है, लेकिन क्लो ने अपनी पवित्र छवि बनाए रखने के लिए इस रिश्ते को गुप्त रखने की शर्त रखी थी। इसलिए बाकी दुनिया के लिए जैक्स बस एक दयनीय लूजर था जो एक ऐसी देवी के पीछे भाग रहा था जिसे वो कभी पा नहीं सकता था। सैम कैंपस के एक भीड़भाड़ वाले हिस्से में खड़ा था। छात्रों ने उसे क्लो के साथ देखा और सुबकने लगे। उफ, सैम भी जैक्स की तरह ही बेशर्म है। क्या उसे अपनी औकात नहीं पता? वो क्लो के बगल में खड़ा भी क्यों है? वैसे हमारा साइकिक सिंप जैक्स कहाँ है?
कैंपस क्वीन के पीछे उसे एक पालतू जानवर की तरह न घूमते देखना थोड़ा अजीब है। तुम्हें लगता है कि वो उसे भाव भी देगी? अगर उसने ऐसा किया तो मैं अपने जूते चबा जाऊंगा। सैम और जैक्स एक ही गटर से हैं। हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाले दो मेंढक। फुसफुसाहट सैम के कानों तक पहुंची। जैक्स ने सालों तक ये सब सहा था, सिर्फ क्लो के लिए। वो जानती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसने जानबूझकर उसे अपमानित होने दिया। उसके इरादे साफ थे। क्लो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैक्स पर तुम्हारा कोई एहसान है? सैम आखिरकार फट पड़ा। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो तुम्हारी शॉपिंग की लत के लिए पैसे क्यों दे? और रिकॉर्ड के लिए बता दूं, वो अब शादीशुदा है। तुम क्या करोगी? उसकी रखेल बनोगी? तुम्हारे जैसी लड़की, वो तुम्हें साइड पीस के तौर पर भी नहीं रखना चाहेगा। अगर तुम्हें रॉब झाड़ने के लिए कोई सिम्प चाहिए तो किसी और को ढूंढो। मेरा भाई अब आउट ऑफ मार्केट है। गुस्से में शब्द निकलते चले गए। वो जानता था कि अमीर पत्नी वाली बात शायद एक कल्पना थी, लेकिन वो इतना चिढ़ा हुआ था कि उसे परवाह नहीं थी। भीड़ की फुसफुसाहट अब खुले ठहाकों में बदल गई। हा। सैम, क्या तुम कंगाल होने के साथ साथ पागल भी हो गए हो? क्लो, जैक्स जैसे लूजर को अपने लग्जरी बैग्स के पैसे देने देगी? उसके एक एक बैग की कीमत उतनी है जितनी तुम दोनों एक साल में नहीं कमाते। और क्लो जैक्स की रखेल बनेगी? क्या उसे लगता है कि उसने एस्टर इंडस्ट्रीज की सीईओ से शादी कर ली है? सपने देखते रहो। जैक्स कचरा है जो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। क्लो बस मुस्कुराई और जानबूझकर अपने पर्स का लोगो चमकाया, वही पर्स जिसे जैक्स ने 3 महीने की इनामी राशि से खरीदा था। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे उस बेचारे लड़के की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की उसकी कोई इच्छा न हो। सैम, मैं जानती हूं कि तुम और जैक्स अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की अफवाहें और मेरे खिलाफ झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए। अगर उसे पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। धमकी साफ थी। क्लो ने जैक्स को अपनी उंगली पर नचा रखा था। अगर वो उससे सैम से रिश्ता तोड़ने को कहती तो वो शायद कर देता। तभी सड़क पर एक दहाड़ गूंजी। वाह, देखो, क्या वो? हे भगवान, वो $13 मिलियन की 1 ऑफ 1 हाइपरकार है। हमारे स्कूल में इतना अमीर कौन है? अमीर? वो सिर्फ अमीर नहीं है, वो खानदानी दौलत है। आखिर वो कौन है? भीड़ उमड़ पड़ी। यहां तक कि क्लो को भी अपना संयम बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और सुनिश्चित किया कि उसके बैग का लोगो साफ दिखाई दे। अगर वो कोई टॉप टियर वॉरिस था तो वो जरूर उसे जानता होगा। शायद वो यहां उसके लिए ही आया था। बुगाटी ठीक उनके सामने आकर रुकी। क्लो का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। काला शीशा नीचे हुआ। एक छरहरे और सुंदर चेहरे वाला आदमी स्टीयरिंग व्हील पर था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे और मुहासों के निशान अभी भी थे, लेकिन $13 मिलियन की कार में बैठे होने के कारण वे ब्यूटी मार्क्स की तरह लग रहे थे। उसने क्लो की ओर देखा भी नहीं, उसकी नजरें सैम पर टिकी थीं। भाई अंदर आ। सैम जम गया। वह आवाज, वह लड़का, क्या वाकई ये जैक्स था? एक ऐसी चमक के साथ जिसे करोड़ों की दौलत भी नहीं खरीद सकती थी। तुम्हें क्या लगता है क्लो का अगला कदम क्या होगा? हाइपर कार में? क्या वो जैक्स था? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या उसने वाकई एक अरबपति सीईओ से शादी कर ली थी? क्या वो अब एक रखा हुआ आदमी था? उसने सुना था कि वे अमीर औरतें बदसूरत और जंगली होती हैं। उसका दुबला पतला दोस्त कुचले जाने से बच नहीं पाएगा। यो डैडी। सैम जल्दी ही संभल गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। आ रहा हूं। वो कार में कूद गया, उन सभी के लिए एक परफेक्ट मिडिल फिंगर जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्लोई ने सोचा कि ड्राइवर की आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकती थी। एक्सक्यूज मी सर, उसने कहा। उसकी आवाज मीठी थी और उसकी मुस्कान परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस की गई थी। आप बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? जैक्स ने उसे नजरअंदाज करते हुए एक बार ऊपर से नीचे देखा। तुम थोड़ी जानी पहचानी जरूर लग रही हो। तुम्हारा ओवरली रेट क्या है? उसकी आवाज शांत नहीं थी। सबने इसे सुना। एक पल में कैंपस मैसेज बोर्ड चमक उठे। कैंपस क्वीन को हुकर समझ लिया गया। फोटोज एकदम साफ थीं। क्लोई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीसे बुगाटी में बैठे आदमी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। सर, आपका ह्यूमर बहुत अजीब है। जैक्स ने अपना सिर हाथ पर टिकाया, माफी मांगने का नाटक किया। ओह, मेरी गलती, उसने कहा। उसकी आवाज से हिकारत टपक रही थी। तुम किराए पर नहीं हो, तुम बस वैसी दिखती हो। भीड़ फट पड़ी। तो पवित्र और नेक क्लोई ने लड़कों और सुपरकार्स पर डोरे डाले, और जब उसे ठुकरा दिया गया तो उसने बस उसे सह लिया। ये वो कैंपस क्वीन नहीं थी जिसे वे जानते थे। जैक्स ने उसे इग्नोर किया। बुगाटी का टिंटेड विंडो ऊपर चढ़ा और क्लोई वैंस को फुटपाथ पर अजीब स्थिति में खड़ा छोड़ गया। स्टूडेंट्स यहां वहां घूमने लगे। उनकी फुसफुसाहट और तिरछी नजरें उस दयनीय चापलूसी को देख रही थीं जो उसने अभी दिखाई थी। क्लोई की बेस्ट फ्रेंड जेसिका किनारे से देख रही थी। वो अब जल्दी से आई और क्लोई के हाथ में अपना हाथ डाल लिया। तुम्हें पता है, उसने कहा। उसकी आवाज में शक भरा था। ये अजीब है, लेकिन उस आदमी की आवाज लगभग वैसी ही थी जैसी जैक्स की थी, और सच कहूं तो वो थोड़ा बहुत उसके जैसा दिख भी रहा था। वो और करीब झुकी। क्लोई, क्या तुम्हें लगता है कि उस लूजर को किसी तरह कोई शुगर ममा मिल गई है?
कोई अमीर बुढ़िया जिसने सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ये कार रेंट पर ली और यहाँ चलाकर लाई। जेसिका को यकीन था कि उसने उस आदमी को पहचान लिया है और सैम कोल जैसे कंगाल को सिर्फ इज्जत बचाने के लिए साथ बिठाया है। ये बिल्कुल वैसा ही दयनीय कदम था जैसा जैक्स उठाता। क्लोई की भौहें सिकुड़ गईं। इम्पॉसिबल। वो जैक्स का इकलौता सच्चा प्यार थी, वो लड़की जिसके लिए वो सचमुच मर सकता था। वो उसे कभी अपमानित करने की कोशिश नहीं करता जब तक कि उसे उसके और कैलेब के बारे में पता न चल जाए। लेकिन ये और भी इम्पॉसिबल था। जैक्स एक इडियट था। उसे बस उससे थोड़ी मीठी बातें करनी थी और वो उसकी कही किसी भी बात पर वापस यकीन कर लेता। तुम सही कह रही हो, जेसिका मान गई। उसका लहजा चापलूसी में बदल गया। जैक्स तुम्हारे फैन क्लब का सबसे गरीब है, लेकिन वो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा खर्च करता है। फिर भी वो चाहे जो करे, वो हमारी खूबसूरत कैंपस क्वीन के लिए कभी भी काफी अच्छा नहीं होगा। अगर तुम मुझसे पूछो तो कार में वो कड़क जुबान वाला अडोनिस कहीं बेहतर मैच है। जेसिका की आंखें चमक उठीं। क्लोई, मुझे शर्त है कि वो जानता है कि तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी है। वो बस हार्ड टू गेट खेलकर तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बचकाना है। उसने तारीफों के पुल बांध दिए, हालांकि अंदर ही अंदर वो क्लोई के पवित्र नकाब पर हंस रही थी। बाहर से इतनी शुद्ध, लेकिन जेसिका जानती थी कि वो प्राइवेट में स्मोक और ड्रिंक करती है। कौन जानता था कि वो बंद दरवाजों के पीछे और क्या करती थी। जेसिका की बातें सुनकर क्लोई के चेहरे के हाव भाव नरम पड़ गए। ये साफ था कि कार में मौजूद वो आदमी किसी और ही लेवल पर था, कैलेब से भी ज्यादा अमीर। ऐसा करिश्मा और पोटेंशियल वाला आदमी अब जाकर कोई क्लोई वैंस के लायक मिला था। मुझे लगता है कि वो मेरे चाहने वालों में सबसे ज्यादा बचकाना है, उसने गंभीरता से विचार करने का नाटक करते हुए कहा। लेकिन ये एक प्यारा सा बचपना है। मुझे लगता है कि वो दिलचस्प है। शायद मैं उसे एक मौका दूंगी। उसकी पीठ पीछे जेसिका ने अपनी आंखें घुमाईं। सच में? तुम्हें सच में लगता है कि उस जैसे आदमी के पास लड़कियों की कमी होगी? सैम कोल उसे काफी अच्छी तरह से जानता हुआ लग रहा था। जेसिका ने जोर से अपनी स्कीम बताई। मैंने सुना है कि सैम हमेशा कैंपस से बाहर बड़े टेक कॉम्पिटिशन्स में रहता है। शायद वो आदमी किंगस्टन का कोई बड़ा डोनर हो, ट्रस्टीज के बेटों में से एक। उसने क्लोई को कोहनी मारी। हमें सैम से उसका नंबर मांगना चाहिए। हाँ, क्लोई ने कहा। उसके होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। मैं सैम से उसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगी। कार के अंदर सैम कोल सदमे की स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई बम फट गया हो। हे भगवान, जैक्स, ये सब क्या? अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं ना? तुमने अपनी रूह किसी अमीर बुढ़िया को तो नहीं बेच दी ना? मुझे चेक करने दो। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी दोनों किडनी सुरक्षित है ना? वो एक पल के लिए शांत हुआ, जैक्स के नए लुक को निहारते हुए। लेकिन दोस्त, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे वाकई राहत मिली है। तुमने आखिरकार वो अजीब सा चेहरा बनाना छोड़ दिया। जब तुम किसी रिजेक्टेड पंथ बैंड के मेंबर की तरह दिखने की कोशिश नहीं करते तो तुम वाकई एक हार्ट थ्रोब लगते हो। सैम चकरा गया था। उसकी अपनी असफलताएं एक तरफ थीं, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड की ये अचानक मिली पागलपन भरी सफलता कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली थी। फिर भी उसे उस बात से जलन नहीं हुई जो जैक्स ने इस पैसे को पाने के लिए की होगी। उसे वास्तव में दया महसूस हुई। धिक्कार है, भाई ने वाकई इस काम के लिए अपना शरीर बेच दिया। सैम ने जैक्स की पैंट के कमर के हिस्से को चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। रिलैक्स, जैक्स ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। ये सिर्फ एक नॉर्मल एडल्ट रिलेशनशिप है। वो सच कह रहा था। आखिरकार लिलिथ ने उसे शरीर और रूह से अपना बना लिया था। कार एक सुनसान पार्किंग लॉट में रुक गई थी। जैक्स सैम को सब कुछ समझाने ही वाला था कि तभी पैसेंजर साइड का दरवाजा अचानक झटके से खुला। एक बड़े हाथ ने सैम को कॉलर से पकड़ा और उसे कार से बाहर खींच लिया। उसकी जगह एक शालीन और प्रभावशाली शख्सियत सीट पर फिसलकर बैठ गई। सैम को आलू की बोरी की तरह डामर पर फेंक दिया गया। उस संक्षिप्त और उथल पुथल वाले पल में उसने उस औरत के चेहरे की एक झलक देखी। उसे सिर्फ सुंदर कहना कम होगा। वो एक देवी की तरह थी जिससे एक शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था, जो मासूमियत और कामुकता का एक नशीला मिश्रण था। उसने क्लोई वैंस को एकदम साधारण दिखा दिया था। जैक्स के दोस्त, हिम्मत रखना। अचानक मेको का हाथ सैम के मुंह पर दब गया। उसकी आंखें बेतहाशा यहां वहां घूमने लगीं। वो बुगाटी अब काले सूट पहने 2 दर्जन विशाल और खतरनाक आदमियों से घिरी हुई थी। डर का माहौल इतना गहरा था कि उसके पैर कांपने लगे। सैम की आंखें निराशा में फैल गईं। आखिर जैक्स ने खुद को किस तरह की गंभीर मुसीबत में डाल लिया था। लिलिथ एस्टर कार में जमकर बैठ गई। उसकी कमर अविश्वसनीय रूप से पतली थी। उसके लंबे गहरे लाल बाल उसकी ड्रेस की सुंदर रेखाओं पर बिखरे हुए थे। जैसे ही वो हिली, उसका हाथ, जो पोर्सिलिन की तरह सफेद और परफेक्ट था, जैक्स से छू गया। उसका शरीर थोड़ा और करीब खिसका, जब तक कि वो उसकी पूरी नजरों में नहीं समा गई। जैक्स उसकी खूबसूरती देखकर पूरी तरह दंग रह गया। उसकी नजरें बेबसी से उसकी ओर खिंचती चली गईं। लेकिन तभी उसने उसे उसकी सीट से सटा दिया। उसके चेहरे के हाव भाव सख्त हो गए। उसकी आंखों में एक खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल चमक आ गई। माहौल तुरंत जहरीला हो गया। जैक्स को घबराहट और बेचैनी महसूस हुई। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है ना जैक्स? उसकी आवाज धीमी थी जिसमें गुस्सा भरा था। क्या यह उसकी वजह से है? लिलिथ की आंखें सुलग रही थीं। वो इस बात से आग बबूला थी कि वो क्लोई से मिलने आया था, और इससे भी ज्यादा नाराज इसलिए थी
क्योंकि उसे लगा कि उसने सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए एक नया टाइप ढूंढ लिया है। उसने दूसरे आदमी को अपने करीब आने दिया, लेकिन वो उसे छूने तक नहीं दे रही थी। क्या वो उसके लिए इतनी घृणित थी, या ये इसलिए है क्योंकि तुमने अभी अभी क्लोई वैंस को देखा है? वो औरत और करीब झुकी, उसका शरीर उससे सट गया। जैक्स की सांसें थम गईं। वो इन सब चीजों के लिए नया था, और उसकी नजदीकी ने उसके अंदर गर्मी की एक लहर दौड़ दी, जिससे वो घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लिली, मेरी बात सुनो, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, उसने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए समझाया कि सैम कौन था और क्या हुआ था। ओह, उसके हाव भाव नरम नहीं हुए। इसके बजाय उसकी आंखों में एक भयानक खून जैसी लाल चमक तेज हो गई। उसने उसे वापस ड्राइवर की सीट पर धकेला, लेकिन तुम फिर भी उससे मिलने गए। इस बार उसने उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। उसके होठों से टकराए एक अधिकारपूर्ण और सब कुछ जीत लेने वाला किस जिसने उसकी इंद्रियों को लूट लिया और लालच के साथ उसका स्वाद चखा। ऐसा लग रहा था जैसे यही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपना मानसिक संतुलन वापस पा सकती थी। इस आदमी पर हमेशा के लिए अपनी मुहर लगाने का इकलौता रास्ता। जैक्स को लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उसने उसकी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस किस से खुद को पीछे खींचा जिस पर उसने अपना हक जमा लिया था, उसे एक और लापरवाह हमले से रोकते हुए। उसे मानना पड़ा कि उसका स्वाद नशीला था। वो लगभग खुद को पूरी तरह खो चुका था। लिली, अच्छी बच्ची बनो, चलो घर चलते हैं। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हें सौंप दूंगा, मैं वादा करता हूं। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, उन खतरनाक संकेतों को पहचानते हुए। उसका चेहरा लाल था। उसकी अजीबोगरीब सांप जैसी आंखें, जो आमतौर पर तेज और चालाक होती थीं, अब डरावनी हद तक खाली थीं जब उन्होंने उसे देखा। वो अपना आपा खो रही थी। उसका बाइपोलर डिसऑर्डर उभर रहा था। लिली की हालत गंभीर थी। जब ये दौरा पड़ता था तो ये एक जबरदस्त विनाशकारी इच्छा के साथ आता था। अपने पिछले जीवन में, इससे पहले कि उसे उस अंधेरे कमरे में बंद किया जाता ताकि वो अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सके, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सामने आने वाली हर चीज को तोड़ देती थी। लेकिन अगर वो वहां होता तो वो उसकी सबसे अच्छी दवा था। उस अंधेरे कमरे में ऐसे समय भी आए थे जब उसे लगता था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी ऊर्जा तक सोख लेगी। हर मुलाकात के साथ उसके प्रति उसका डर और नफरत बढ़ती गई थी। तुम मेरे हो जैक्स, उसकी आवाज एक धीमी गुर्राहट जैसी थी। तुम अच्छे लड़के नहीं बन रहे हो जैक्स। क्या मुझे तुम्हें बांध देना चाहिए? क्या मुझे तुम्हें खुद से सिल देना चाहिए? तब तुम आखिरकार पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। वो सुध बुध खो चुकी थी। वह आगे झपटी और अपनी पहचान के साथ उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। खून के जाने पहचाने स्वाद ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। उसकी आंखें एक हिंसक लाल रोशनी के साथ जंगली हो गई थीं, जैसे किसी भी पल वो उसके हाथ पैर तोड़ देगी और उसे अपने इलाके में कैद कर लेगी, हमेशा के लिए उस पर कब्जा कर लेगी। जैक्स उसे इस तरह बेकाबू नहीं होने दे सकता था। उस नाजुक मोड़ पर उसका विवेक, जो इतने लंबे समय से दबा हुआ था, आखिरकार जाग उठा। अपने पिछले जीवन में उसने बिताया था, उसके साथ सालों बिताए थे। वो जानता था कि अपना आपा खो चुकी लिलित को कैसे शांत करना है। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपानी शुरू कर दी, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी पतली कमर को थामे हुए था। उसका अंगूठा उसकी नाजुक त्वचा पर फिरा, जिससे उसकी उग्र भावनाओं को एक सहारा मिल गया। मैं तुम्हारा हूं लिली, मैं पूरी तरह तुम्हारा हूं। तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ठीक है? उसने उसे प्यार से समझाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी कद्र करता था, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था कि वो उसे इस दर्द में खोया हुआ देखकर उसका फायदा नहीं उठा सकता था। भले ही उसने उसके अंदर जो आग जलाई थी, वो उसे उसके अपने विवेक की सीमा तक जला रही थी। लिलित ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक उसकी बातों पर विचार किया। अगले ही पल उसके खून से सने होठों ने उसे फिर से ढूंढ लिया। वे उतने ही अधिकारपूर्ण थे, लेकिन इस बार उसके स्पर्श में एक कोमलता थी। उसने संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं सुनूंगी जैक्स, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। प्लीज अब मुझसे डरो मत। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे भयानक और दबदबा रखने वाली ताकत, एस्टर खानदान की अछूती रानी, उससे बड़ी विनम्रता से प्यार की भीख मांग रही थी। ठीक है, उसने भी फुसफुसाकर जवाब दिया। उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। मैं डरा हुआ नहीं हूं और मैं जीवन भर तुम्हारा रहूंगा। इस बार वो उसे वो महानतम प्यार देने के लिए तैयार था जो वो दे सकता था, लेकिन इस तरह नहीं जब वो उसे नीचे दबाए हुए थी। अतीत में उसने हमेशा विरोध किया था और हर मुलाकात उसकी पहल होती थी। वो जो चाहती थी वही लेती थी। हालांकि इस बार ये उसकी पसंद थी। वो सारा काम सिर्फ उस लेडी पर नहीं छोड़ सकता था। उस पैथोलॉजिकल और विनाशकारी इच्छा को शांत करने के लिए जो अब उसे खा रही थी, उसने खुद को पेश किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। एक सहज गति में उसने उनकी स्थिति बदल दी। उसे धीरे से ड्राइवर की सीट के आलीशान लेदर में दबा दिया। वो अपने कार्यों से उसे दिखाएगा कि वो खुद को स्वेच्छा से उसे सौंप रहा है। इस कदम ने एक सेकंड के लिए लिलित को चौंका दिया। उसने कभी भी अपनी मर्जी से पहल नहीं की थी, यहां तक कि उस पहली रात भी नहीं। ये हमेशा वही थी जो अंतहीन मांग करती थी, लेती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके प्रति उसका प्रतिरोध रातों रात गायब नहीं होगा। वो फिर से डर गया है ना? उसने कड़वाहट से सोचा। डर गया कि मैं उसकी कीमती क्लोई के साथ कुछ कर दूंगी, लेकिन अगर वो पहल करने के लिए तैयार था तो वो खुशी खुशी वो सब स्वीकार कर लेगी जो उसने दिया। भले ही वो सब झूठ ही क्यों न हो, वो उसे स्वीकार कर लेगी।
बुगाटी की गहरी काली खिड़कियों ने अपना काम बखूबी किया। मको ने जब कार को एक कोमल और स्थिर लय के साथ हिलते देखा तो उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया, उन्हें जगह दी। उसने खुद सैम को एक पास के पेड़ के पास घसीटा, उसे जमीन पर पटक दिया और पहरा देने लगा। पास ही क्लोई और जेसिका अपने हॉस्टल वापस जाने वाली थीं जब उन्होंने सुना कि वो हाइपरकार अभी कैंपस से बाहर नहीं गई है। उन्होंने आवाज का पीछा किया। उनकी रफ्तार तेज हो गई जब तक कि उन्होंने पेड़ की कतार वाली गली में खड़ी बुगाटी ला वॉचर नोआर को नहीं देख लिया। क्लोई, देखो, जेसिका ने कहा। उसकी आवाज ईर्ष्या से भरी थी। वह पूरी तरह से हार्ड टू गेट खेल रहा है। देखो, वो वहीं रुक गया, बस तुम्हारे अंदर आने का इंतजार कर रहा है। जेसिका को भी उस रहस्यमयी अरबपति में उतनी ही दिलचस्पी थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो सीधे उसके पास गई तो उसे भी क्लोई की तरह अपमानित होना पड़ेगा। बेहतर यही था कि क्लोई पहली पहल करे। अगर उसने वाकई क्लोई को स्वीकार कर लिया तो जेसिका के पास बाद में उसे अकेले में मिलने के बहुत सारे मौके होंगे। बिल्कुल जैक्स की तरह हर बार जब वो क्लोई को महंगे डिनर खिलाकर इम्प्रेस करना चाहता था तो उसे जेसिका को भी साथ लाना पड़ता था। जेसिका के चेहरे पर एक हिकारत भरी मुस्कान आ गई। जैक्स तो कुछ भी नहीं था, इस आदमी के जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं। तभी उसके दिमाग में एक नया और मजेदार विचार आया। इस लेवल के आदमी को शायद एक एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेड़ों के नीचे कार को इंतजार करते देख क्लोई फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उसे अपनी शांत और पवित्र छवि बनाए रखनी थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बड़ी मासूमियत से कहा। शायद वो किसी मुसीबत में है और उसे रुकना पड़ा। हमें जाकर देखना चाहिए कि क्या उसे मदद की जरूरत है, तुम्हें नहीं लगता? वो जानबूझकर जेसिका को अपने साथ खींच ले गई, क्योंकि अकेले जाने पर फिर से अपमानित होने का उसे डर था। जेसिका भी अपनी छाप छोड़ने का मौका ढूंढ रही थी, इसलिए वो तुरंत मान गई। जैसे ही वे करीब पहुंचे, वे एक बार फिर उस शानदार वर्ल्ड क्लास गाड़ी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। क्लोई ड्राइवर की खिड़की के पास खड़ी हुई और धड़कते दिल के साथ उसने धीरे से शीशे पर दस्तक दी। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? खिड़की इतनी काली थी कि अंदर देख पाना मुमकिन नहीं था। उस अचानक हुई दस्तक ने जैक्स के अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। उससे सटी हुई लिलिथ ने तुरंत ये बदलाव महसूस किया। उसने उसकी मांसपेशियों में खिंचाव और उस हिंसक भावना को महसूस किया जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। जैक्स खुद से लड़ रहा था, उस जबरदस्त इच्छा से लड़ रहा था कि वो कार से बाहर निकले और क्लोई वैंस का गला घोंट दे। इस औरत ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और उस बिना रोशनी वाले बेसमेंट में हुए उस धमाके के लिए वही जिम्मेदार थी जिसने उसे और लिलिथ दोनों को मार डाला था। उसके गुस्से को भांपते हुए लिलिथ की सांप जैसी आंखों में एक दुष्ट, जानलेवा और खून की प्यासी चमक कौंधी। उसने उस लेदर बेल्ट की ओर हाथ बढ़ाया जिसे जैक्स ने पहले एक तरफ फेंक दिया था। धीमी और सधी हुई हरकतों के साथ उसने उसे नीचे दबाया और बड़ी कुशलता से उसकी कलाई बांध दी, उसे एक बार फिर अपने नीचे दबोच लिया। जैक्स वर्तमान में वापस आते हुए सहज रूप से छटपटाया और समझाने की कोशिश करने लगा। लिली, तुम ये क्या कर रही हो? कुछ पागलपन मत करो, ये सिर्फ मुसीबत को बुलावा देना है। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक पल की चूक ने लिलिथ को पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड कर दिया था और क्लोई ठीक खिड़की के बाहर थी। यह स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक थी, लेकिन लिलिथ जैसे शिकारी के लिए खतरनाक शब्द का मतलब सिर्फ रोमांचक था। उसे व्यवस्थित तरीके से बांधने के बाद उसने खिड़की के कंट्रोल बटन पर हाथ रखा। तो तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे थे जैक्स, उसने प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम यहाँ क्लोई से मिलने का इंतजार कर रहे थे? खैर, वो अब यहाँ है। क्या तुम में हिम्मत है कि दरवाजा खोलकर उसे खुद को इस हालत में देखने दो? उसकी आवाज एक जानलेवा फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने तुमसे कहा था जैक्स, मुझसे झूठ बोलने के नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तुम कभी क्यों नहीं सीखते? मुझे लगता है कि अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। क्लोई बाहर एक पल के लिए रुकी। उसके मन में थोड़ा संदेह पैदा होने लगा। क्या उसने स्थिति को समझने में गलती की थी? नामुमकिन। वह किंगस्टन यूनिवर्सिटी की रानी थी। वो अपनी कशिश को बखूबी जानती थी। तभी खिड़की बस थोड़ी सी नीचे हुई, 1 इंच से भी कम, जिससे अंदर के नज़ारे की एक झलक दिखी और आवाजें बाहर आने लगीं। उफ, लिली, ये मजाक बंद करो। जैक्स, जिसकी पीठ ड्राइवर साइड की खिड़की से सटी हुई थी, उसे अंदाजा नहीं हुआ कि खिड़की खोल दी गई है। लिलिथ नीचे झुकी और फिर से उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। उस तेज दर्द ने, उस चुभते हुए दर्द और उसकी नशीली खुशबू ने जैक्स की आंखों के सामने धुंध पैदा कर दी। उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकली। वह उसे पूरी तरह बेकाबू होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वो महसूस कर सकता था कि ये दौरा पिछले वाले से कहीं ज्यादा बुरा था। वो सिर्फ उसे काट नहीं रही थी, बल्कि वो लापरवाही से उसका मजाक उड़ा रही थी और उसके पूरे शरीर पर अपना निशान छोड़ रही थी। बताओ मुझे, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज एक धीमी गुर्राहट जैसी थी। हम क्या हैं? उसने अपना सिर उठाया। उसकी शिकारी और सांप जैसी आंखें खिड़की के बाहर खड़ी औरत से शांति से टकराईं। ये औरत उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक कांटा थी। उसने अनगिनत बार उसे खत्म करना चाहा था। क्लोई जैक्स के दिल में इतनी जगह घेरे हुए थी कि उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी, स्नेह का एक कतरा भी नहीं। उसने एक बार उसके पीछे कातिल भी भेजने ही वाली थी, लेकिन जैक्स ने उसकी योजनाएं सुन ली थीं। उस रात उसने खुद को लहूलुहान होने तक कोड़ों से मारा था, फिर मून शैडो एस्टेट के बाहर मूसलाधार बारिश में घुटनों के बल बैठ गया था। उसने उससे कहा था कि उसे मरने से डर नहीं लगता।
अगर उसने क्लोई के सिर के एक बाल को भी छुआ तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को मार डालेगा और उसे अकेला छोड़ देगा। पहली बार लिलिथ डरी थी। उसने उस आदमी को देखा था जिसकी पीठ खून और बारिश के बावजूद सीधी और अडिग थी, और एस्टर खानदान की गर्वित और डरावनी उत्तराधिकारी पीछे हट गई थी। वो छाता लेकर बाहर निकली थी। उसका दिल उसके घावों के लिए दुख रहा था, लेकिन इस बात के लिए ज्यादा दुख रहा था कि वो अपनी उस परफेक्ट कैंपस क्वीन के लिए जान दे सकता है, पर उसे एक प्यार भरी नजर तक नहीं दे सकता। उसे नीच कहो, लेकिन अभी वह अपनी संप्रभुता घोषित करने जा रही थी। जैक्स उसका था, सिर से पांव तक उसके निशानों से लदा हुआ। हमारी शादी हो चुकी है, जैक्स ने भारी आवाज में कहा। तुम मेरी पत्नी हो। लिली, इसे रोको, चलो घर चलते हैं। भले ही वो बदला लेने के लिए जल रहा था, लेकिन वो जानता था कि लिली की हालत प्राथमिकता थी। वह खतरनाक रूप से अस्थिर थी। उसे घर ले जाना था और उसे शांत करना था। वो क्लोई के साथ अपना हिसाब बाद में चुकता कर सकता था। उस आदमी की गहरी आवाज इतनी जानी पहचानी थी, लेकिन क्लोई ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। ये अमीर और ताकतवर आदमी, वो लूजर जैक्स कतई नहीं हो सकता था, लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा था। खिड़की के उस संकरे हिस्से ने उसका नजारा धुंधला कर दिया था। उसे बस गहरे लाल बालों का एक गुच्छा और खतरनाक, आक्रामक आंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। वे एक शिकारी की आंखें थीं, आदेश देने वाली, बेरहम और खून की प्यासी, अपने शिकार के साथ खेल रहे एक जहरीले सांप की आंखें। एक औरत होने के नाते वो बखूबी जानती थी कि क्या हो रहा था। पत्नी अपना हक जता रही थी, लेकिन हाई वैल्यू मर्द एक दुर्लभ संसाधन थे। वह तो बस अपनी प्रशंसा जाहिर कर रही थी। अगर वह आदमी खुद पूजा जाना पसंद करता था और एक शुद्ध मासूम कॉलेज स्टूडेंट को थोड़ा प्रोत्साहन और जीवन की सलाह देना चाहता था, तो इसमें उस औरत का क्या लेना देना था? सर, क्या आप वहां हैं? उसने अपनी कोमल और मासूम आवाज में पुकारा। मेरा नाम क्लोई वैंस है। हम पहले मिले थे। आपकी आवाज थोड़ी भारी लग रही है। क्या आपको जुकाम है? मेरे हॉस्टल में दवाई है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे आपको वहां ले जाकर दवाई देने में खुशी होगी। वह उन्हें साफ तौर पर नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो उस औरत का पूरा चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन जितना भी दिख रहा था वो उसे किंगस्टन की मौजूदा क्वीन को असुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी था। इस बार जैक्स ने उसे सुन लिया। उसे एहसास हुआ कि लिली ने जानबूझकर खिड़की थोड़ी सी खोली थी। उसने इसे पूरा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि वो डरी हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे खुद को सजा देने या चोट पहुंचाने के लिए उकसाना नहीं चाहती थी। क्लोई के शब्दों ने कार के अंदर के माहौल को और भी ठंडा कर दिया। ये औरत जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा चालाक थी। वो उसे न पहचानने का नाटक कर रही थी और लिली की नाक के नीचे से उसे फुसलाने की कोशिश कर रही थी। कार का तापमान जैसे जमने लगा। जैक्स को तबाही का अंदाजा हो गया। इससे पहले कि लिली पूरी तरह से अपना आपा खो दे, उसने कदम उठाया। अपने हाथ बंधे होने के बावजूद उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी कोहनी खिड़की के कंट्रोल्स पर दे मारी। खिड़की और नीचे सरक गई, जिससे लिली का पूरा चेहरा और जैक्स का नंगा सीना, जहां से उसकी शर्ट फटी हुई थी, साफ दिखने लगा। वो औरत एक हसीन मंजर जैसी थी, वाइन रेड बालों वाली एक इथरियल और खूबसूरत परी। उसने अपने होठों को चाटा, जिस पर लगा खून का धब्बा उसे और भी ज्यादा आकर्षक और डेमोनिक बना रहा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जो एक कामुक उथल पुथल की तस्वीर पेश कर रहे थे, लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ भी घटिया नहीं था। उसमें एक खतरनाक और अभिजात वर्ग वाली शिथिलता थी। उसके कत्यूर होट कूचर सिल्क गाउन की पतली स्ट्रैप उसके कंधे से फिसल गई थी। क्लोई ने एक बार एक बुटीक में इसी गाउन को देखने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी और उसे मना कर दिया गया था। ये वो गाउन था जिसे ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज रेड कार्पेट के लिए उधार लेते थे और वापस करना पड़ता था। फिर भी ये औरत इसे इतनी सहजता से पहने हुए थी जैसे उसे इसके सिमटने की परवाह ही न हो। ये औरत सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसकी मौजूदगी ही हावी होने वाली थी। अपनी जिंदगी में पहली बार क्लोई वैंस, जो हमेशा सबकी नजरों का केंद्र रहने की आदी थी, उसे महसूस हुआ कि वो इस औरत के जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं है। उसे जलन महसूस करने के भी खुद को अयोग्य समझा। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? जैक्स की आवाज हिकारत से भरी थी। तुम कचरा नहीं हो, पर तुम कुछ खास भी नहीं हो। भगवान का तोहफा बनने का नाटक बंद करो जब तुम गेस्ट लिस्ट में भी नहीं हो। उसने बिना किसी रहम के उसे नीचा दिखाया। लिलिथ ठिठक गई, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। ये कुछ नया था। वो अपनी कीमती क्लोई को पहले कभी डांटता तक नहीं था, तब भी नहीं जब वो मर रहा हो। क्या यह कोई नया नाटक था? हालांकि उसे मानना पड़ा कि उसका ये अंदाज उसे बहुत सुकून दे रहा था। हे जेसिका, आगे आओ, जेसिका चिल्लाई। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो तुम लोगों को पैरों तले रौंद दोगे। क्लो तुम पर खुद को थोप नहीं रही थी, वो तो बस दयालु बन रही थी। तुम कितनी गंदी बात करते हो। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। अगर उसका सबसे पागल चाहने वाला जैक्स पियर्स यहाँ होता तो वो तुम्हें पीट पीट कर कीमा बना देता। उसने जैक्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो जानती थी कि वही इकलौता बेवकूफ था जो क्लो के लिए कुछ भी कर सकता था। कोई और लड़का एक अरबपति के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जैक्स अलग था। वो क्लो के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। क्लोई को भी ये एहसास हुआ, लेकिन वो कार में बैठे आदमी के साथ अपना मौका नहीं गंवाना चाहती थी। जेसिका, तुम क्या कह रही हो? उसने उसे टोकते हुए कहा। उसने वापस कार की ओर देखा। उसकी आंखें अर्थपूर्ण थीं।
अगर वो सही थी तो ये औरत सिर्फ पैसों की वजह से इतनी अहंकारी बन रही थी। क्या होता अगर वो खुद उस पैसेंजर सीट पर बैठी होती? सॉरी क्लो, जेसिका ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा। मुझे उस लूजर जैक्स का जिक्र नहीं करना चाहिए था। उसके जैसा कचरा तुम्हारे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। तुम नेक हो, दयालु हो और बहुत होनहार हो। तुम किसी अच्छे खानदान के हैंडसम राजकुमार के साथ रहने के लायक हो। ये शब्द क्लोई के कानों के लिए किसी संगीत की तरह थे, लेकिन वो इसे मान नहीं सकती थी। जेसिका, जैक्स के बारे में ऐसा मत कहो। कोई भी यह नहीं चुन सकता कि वो कहाँ से आया है। उसका बैकग्राउंड भले ही गरीब हो, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। हमें सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। बात स्टेटस की नहीं, चरित्र की होती है। उसका भाषण पाखंडी और बड़ा चढ़ाकर दिया गया था, लेकिन गुजर रहे स्टूडेंट्स पर इसका गहरा असर हुआ और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उनकी कैंपस क्वीन कितनी दयालु और सुलझी हुई थी। जैक्स ने अपनी आंखें इतनी जोर से घुमाई कि उसे लगभग अपना ही दिमाग दिखने लगा। ओह वाकई, वो मजाक उड़ाते हुए बोला। उस मामले में क्लोई वांस, जरा गौर से देखो। मैं वही गरीब बैकग्राउंड वाला लूजर हूं जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही थीं। वही कचरा जो तुम्हारे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। जैक्स पियर्स। वो आगे झुका, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। और खिड़की खटखटाकर तुमने इस गाड़ी की कीमत में कभी न भरपाई होने वाली गिरावट ला दी है। मैं तुम्हें इसके लिए $25,000 का बिल भेज रहा हूं। वेनमो या क्रेडिट कार्ड, जिससे चाहो दे देना। जैक्स की आवाज सपाट थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। क्लोई उस आदमी के चेहरे को हक्का बक्का होकर देखती रही। इसमें जैक्स के नैन नक्श की झलक थी, लेकिन वो उस लड़के से 100 गुना ज्यादा हैंडसम था जिसे वो जानती थी। बेशक वो कभी ये नहीं मानती कि इसका ज्यादातर आकर्षण उस कई मिलियन डॉलर की हाइपरकार की वजह से था जिसमें वो बैठा था। लेकिन जैक्स उससे पैसे मांग रहा था। वो तो उसके लिए पागल था, उसके लिए जान दे सकता था। उसकी नज़र पैसेंजर सीट पर बैठी औरत पर गई। गहरे लाल बाल, वो आक्रामक और दबदबा रखने वाला औरा और खानदानी रईसी का वो अंदाज। ये तो आंटी लिली थी। वो खून की प्यासी, भयानक और पागल राक्षस। क्या उसे जैक्स को टॉर्चर करके कैद में नहीं रखना चाहिए था? वो उसे इतनी लग्जरी कार में घूमने क्यों दे रही थी? क्या ये कोई टेस्ट था? उसका और जैक्स का इम्तिहान? आंटी लिली। क्लोई में उसका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं थी। उसे इसका हक भी नहीं था। विंस परिवार एस्टर फैमिली ट्री की एक बहुत ही छोटी और मामूली शाखा थी। उसे बस इतना पता था कि लिलिथ तकनीकी रूप से उसकी आंटी थी, लेकिन फैमिली मीटिंग्स में उसे हमेशा किनारे कर दिया जाता था और लिलिथ की एक झलक पाना भी दुर्लभ होता था। वो बस इतना जानती थी कि ये 20 साल की साइकोपैथ, जो उम्र में उससे छोटी थी, एस्टर साम्राज्य की सबसे खौफनाक हस्ती थी। लिलिथ अपनी सीट पर पीछे होकर बैठ गई, बड़े मजे से इस ड्रामे को होते हुए देख रही थी। हालांकि उसका गुस्सा सतह के ठीक नीचे सुलग रहा था। वो कोई कदम नहीं उठा सकती थी, वरना जैक्स खुद को चोट पहुंचा लेता। लेकिन क्या वे वाकई उसे बेवकूफ समझते थे? अगर जैक्स यहां नहीं होता तो वो इस औरत को अभी मार डालती जो उसकी आंखों में खटक रही थी। क्लोई, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। पैसे दो, जैक्स ने फिर से जोर दिया। वो महसूस कर सकता था कि लिलिथ का सब्र जवाब दे रहा है और वो इस बात को और खींचना नहीं चाहता था। जैक्स, तुम पागल हो गए हो, जेसिका बीच में बोली। क्लो ने बस खिड़की थपथपाई है। कार टूटी नहीं है। तुम बस ये तमाशा इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आजकल लियो जूनियर के साथ घूम रही है और तुम उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। तुमने बस खुद को खास महसूस कराने के लिए एक सुंदर गर्लफ्रेंड और नकली लग्जरी कार किराए पर ली है। यह दयनीय है। इस सब में कितना खर्च हुआ? क्या इसीलिए तुम क्लो से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो? जेसिका ने लिलिथ को नहीं पहचाना था और क्लोई के पीछे खड़े होने की वजह से उसे अंदर का नजारा साफ नहीं दिख रहा था। अब जब उसने जैक्स को पहचान लिया था तो उसकी पहली प्रवृत्ति उसे अपमानित करने की थी। हालांकि क्लोई बुरी तरह डरी हुई थी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि जैक्स उसके साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि लिलिथ उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी और उसे ये नाटक करने के लिए कह रही थी कि उनके बीच सब खत्म हो चुका है। केलेब ने उसे बताया था कि जैक्स ने उस राक्षस लिलिथ की नजरों में जगह बना ली है। अगर वो लिलिथ को खुश रख सके और गुप्त रूप से एस्टर परिवार के अंदरूनी घेरे में घुसकर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हासिल कर सके तो केलेब का उभरता हुआ बिजनेस साम्राज्य आखिरकार एस्टर्स को पीछे छोड़ सकता था। वो जैक्स के साथ अपने कनेक्शन को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने जल्दी से जेसिका को पीछे खींचा। मुझे माफ करना जैक्स, मेरा मतलब खिड़की खटखटाना नहीं था, लेकिन $25,000 बहुत ज्यादा हैं। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं इतना भुगतान नहीं कर सकती। जैक्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तो फिर इसे कैलेब से ले लो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे करती हो, लेकिन वह पैसा इस अकाउंट में होना चाहिए। उसने एक चमकदार काला कार्ड निकाला जिस पर नंबरों की एक सीरीज खुदी हुई थी। एक बैंक अकाउंट, या ये कोई और गुप्त मैसेज था? क्लोई ने कार्ड झपट लिया, इस डर से कि कहीं लिलिथ बीच में ना आ जाए। जैसे ही जैक्स किंगस्टन यूनिवर्सिटी से तेजी से निकला, कार में एक भारी खामोशी छा गई। वे मून शैडो एस्टेट वापस आ गए और लिलिथ सीधे अपने स्टडी रूम में चली गई। माको और राइनो ने सम को छोड़ने का कोई आदेश न मिलने के कारण उसे भी एस्टेट में ले आए थे और उसे जैक्स के पास पटक दिया। स्टडी रूम के अंदर लिलिथ की आवाज बर्फीली थी।
पता लगाओ कि जैक्स ने क्लोई वैंस को जो नंबरों की सीरीज दी है उसका असल में क्या मतलब है। मुझे एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं है कि ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। जी मिस एस्टर, नथान ने जवाब दिया। लिलिथ की आंखों में खून जैसी लाल चमक और तेज हो गई, जिससे नथान को जो सालों से उसके साथ था बोलने की हिम्मत मिली। मिस एस्टर, शायद आपको अपनी दवा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एस्टर कॉर्पोरेशन की टॉप फ्लोर का तनावपूर्ण माहौल लिलिथ को हमेशा तनाव की स्थिति में रखता था। वो न केवल बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, बल्कि उसे गंभीर अनिद्रा, इंसोम्निया और एनोरेक्सिया भी था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। वो बहुत दुबली थी और उसकी त्वचा बीमारों की तरह पीली रहती थी। वो एक छोटी सी महिला थी, लेकिन उसका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि बहुत कम लोग उसकी कमजोरी देख पाते थे। लिलिथ ने अपनी कनपटी मली। थकावट की एक लहर उस पर हावी हो गई, लेकिन उसकी नसें अभी भी तनाव में थीं। एकदम घुटने वाली चिड़चिड़ाहट ने उसे घेर रखा था। वो अपनी जानलेवा और विनाशकारी इच्छाओं को नियंत्रित करने की जंग हार रही थी। जरूरत नहीं है, मैं ठंडा होने के लिए डिसेक्शन रूम, विच्छेदन कक्ष जा रही हूँ। उसकी आवाज सपाट थी। सुनिश्चित करो कि इस बार तुम जैक्स को रोको। मैं उसे वो देखने नहीं दूंगी। वो सोचेगा कि मैं एक राक्षस हूँ। उसकी आवाज में दुख और अकेलेपन की एक झलक थी। सबकी नजरों में वो एक राक्षस थी, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। 13 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे एक ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग सेल में फेंक दिया था। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था ताकि वो एक अंडरग्राउंड डेथ मैच एरिना में इंसानी बलि बन सके। उसे जीवित रहने के लिए जानवरों की तरह लड़ने, अपनों को और जंगली दरिंदों को मारने के लिए मजबूर किया गया था। जाने से पहले उसके पिता घुटनों के बल बैठे थे। कोमल हाथों से उसका चेहरा सहलाया था और उनकी आवाज धीमी थी। लिली, तुम्हारी बहन यहीं मर गई। वो इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि जीवित रहकर एस्टर परिवार की सुख सुविधाओं में वापस लौट सके। परिवार के इतिहास में उसका कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक स्मारक पट्टिका भी नहीं।